हेलो एंड वेलकम। हम लोग जो हमारी मैगजीन है क्रक्स, उसके मंथली करंट अफेयर्स वीडियो पर बात कर रहे थे। अभी तक आपके लिए इकोनॉमी और आईआर के जो खंड हैं वो आपको मिल चुके हैं। आज के अपने इस सत्र में हम लोग जो कला संस्कृति से संबंधित खंड है उस पर बात करेंगे। आपके पास मैगजीन उपलब्ध होगा, सॉफ्ट कॉपी में आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और हार्ड कॉपी आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। मैगजीन में अगर देखा जाए आर्ट एंड कल्चर से, तो विशेष आलेख खंड में एक आर्टिकल है। विशेष आलेख खंड में अगर आप देखेंगे तो विश्व धरोहर दिवस के संदर्भ में एक आर्टिकल है, हम उस पर बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आर्ट एंड कल्चर का न्यूज इन शॉर्ट वाला खंड है, वहां 7 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो हम उस पर भी अभी साथ साथ ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा, जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। पहला आर्टिकल जो आप देख पा रहे होंगे, जो कवर स्टोरी के रूप में आपके लिए उपलब्ध होगा, ये विश्व धरोहर दिवस से संबंधित है। विश्व धरोहर दिवस 2025। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विश्व धरोहर दिवस होता कब है, आपको डेट पता होना चाहिए। जैसे ही आप आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें एक पहली ही मतलब जो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो हम जब भी करंट के कोई आर्टिकल पढ़ते हैं हमें ये समझना होता है कि ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है उस संदर्भ में जैसे ही आप बात करोगे तो देखोगे कि 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, 2025 जो है इस बार भी विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसी संदर्भ में ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जब आर्टिकल में आप बढ़ोगे तो थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया, बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि कब से विश्व धरोहर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, भारत में कितने हैं, सबसे लेटेस्ट कौन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसी के बारे में संदर्भ में यहाँ चर्चा की गई है। थोड़ा सा डिटेल में आप इस आर्टिकल को देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी का बहुत ही चहेता इलाका है। अगर आप थोड़े से पीछे चले जाओ, पीवाईक्यूज अगर आप एनालिसिस कर रहे होगे तो आप देखोगे प्रारंभिक परीक्षा में प्रायः आपको इससे संबंधित प्रश्न दिख जाएंगे। ठीक है, आप एक साल पीछे चले जाओ, 2024 के अगर आप इतिहास कला संस्कृति खंड के प्रश्नों को देखोगे तो वहां आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे टोटल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से, उसमें से 2 प्रश्न सीधे सीधे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से थे। तो हमेशा ये मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, याद करो हम जब भी पीटीएस में या अनुभव टेस्ट में भी बात करते हैं डिस्कशन, वहां भी मैंने बार बार आपको बताया है कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला खंड है वहां पे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे थोड़ा सा प्रायोरिटी रखना है, थोड़ा अच्छे से समझना है। जैसे ही सपोज करो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो साथ के साथ एंशिएंट हिस्ट्री मौर्य काल से संबंधित या मौर्योत्तर काल से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित, उसके बाद भी कोई भी अगर ऐसा मॉन्यूमेंट्स है, कोई भी ऐसा स्मारक, कोई भी ऐसा मंदिर, कुछ भी ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची से संबंधित है, तो उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करो, उसकी विशेषताओं को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करो। क्योंकि कई बार अभी तक आमतौर पे सवाल बहुत सतही ही रहे हैं, लेकिन इससे संभावना रहेगी कि थोड़ा डीप में भी जाके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सिमिलरली जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री के में आओ, वहां पर भी जो ऐसे ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में संबंध से जुड़े हुए हैं, से संबंधित हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा बारीकियों से उसकी बारीकियों को साथ के साथ समझने का प्रयास करो। ठीक है, वापिस आते हैं हम अपने इस आर्टिकल पे जो विश्व धरोहर दिवस 2025 से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को है। ठीक है, दूसरा आप इसका देखोगे, इसमें दूसरा पार्ट जो है, एक जो आपको ध्यान में रखना है वो थीम। जब भी इस तरह का कोई बैठक, कोई भी समिट होता है तो आपको थोड़ा थीम के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर इस थीम की बात की जाए, यहाँ परिचय में आप देखोगे कि इस वर्ष का विषय थीम जो था, अगर उसकी बात करें तो आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आइकोमॉस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी एवं सीख, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो थीम वाला सेगमेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट, कोई भी इस तरह का समिट होगा तो वहां थीम वाला जो चीज होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या थीम है इसका? आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आइकोमॉस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी एवं सीख। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक और चीज आपके जहन में आना चाहिए, ये जो आइकोमॉस है इसके बारे में थोड़ा सा विशेष आपकी मैगजीन में नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लो इसको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, आइकोमॉस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट।
ठीक है। दूसरा एक ये क्या एक स्टेटमेंट के रूप में आपको दे सकता है कि आइकोमोस मान लो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संदर्भ में किसी साइट से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट यूनेस्को से जोड़ कर दे देगा, और एक स्टेटमेंट मान लो सपोज करो आइकोमोस ये जो इस बार की थीम से संबंधित रहा है तो इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, इसके बारे में ये क्या है, एक एनजीओ है। इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है, इतनी बेसिक बातें जो है, पेरिस में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एनजीओ है, 1965 में स्थापित हुआ है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ये देखो 1965 में स्थापित हुआ तो ये इसका जो है 60वां वर्ष है इस बार, इसीलिए यही थीम जोड़ दिया गया यहाँ, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आइकोमोस की 60 वर्षों की कार्रवाइयां से तैयारी एवं सीख। ठीक है, आप देखोगे कि अभी मल्टीपल मतलब संघर्ष चल रहे हैं, अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्र में कई मतलब संघर्ष चल रहे हैं, जिससे कि अन्य चीजों पर जो प्रभाव पड़ता है वो तो पड़ता ही, साथ ही साथ जो वैश्विक विरासत के स्थल है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसी को फोकस किया है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट है, आइकमॉस है, इसकी स्थापना के भी 60 वर्ष हुए हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये थीम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा आप आगे बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में कुछ चीजें बताई गई है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि 1982 से ये जो है ये प्रस्ताव दिया गया था कि 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी आप मतलब अगर ध्यान में रह जाए आपके तो बेहतर रहेगा ये। ठीक है, आगे देखो बाद में 1983 में 22वें आम सम्मेलन में संयुक्त जो यूनेस्को है इस तिथि को अनुमति प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब 1983 से ये चीजें जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नीचे देखोगे विश्व एक आपको फ्लो डायग्राम टाइप का साथ में एक इमेज में दिया गया होगा कि कितने पूरे विश्व में अभी कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो पूरे विश्व का तो मतलब बहुत ज्यादा आप जरूरी नहीं है, आप नहीं ध्यान में रख सकते हो, बट पढ़ते पढ़ते एक मोटा मोटा ध्यान में रख सकते हो कि ठीक है 1000 से ज्यादा 1223 यहाँ बताया गया है, 196 देशों से 1223 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो ये उतना जरूरी नहीं है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये नहीं भी ध्यान में रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको ध्यान में रखना है भारत में जो स्थल है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप आगे चलोगे इसके साथ, यहां देखो ये भारत में जो स्थल हैं उनके बारे में एक मतलब विश्व धरोहर मानचित्र पर भारत, इस तरह की एक हेडिंग बना के आपके लिए चीजें बताई गई हैं। अभी हम मान लो जून 2025 में है, अभी तक की अगर बात की जाए तो भारत में कुल 43 स्थल हैं, भारत में कुल 43 जो है विश्व विरासत स्थल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कितने, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कितने हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। कितने सांस्कृतिक, आगे देखोगे कि इसमें बताया हुआ कितने सांस्कृतिक हैं, 35, 7 प्राकृतिक हैं और एक जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक मिश्रित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में अभी जिस भी दिन आप परीक्षा से ठीक थोड़े पहले आप थोड़ा सा इसको देख लेना कि कुछ इस जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत से संबंधित, उस लिस्ट में कुछ अपडेशन हुआ है क्या, सबसे रिसेंटली कौन जोड़ा गया है, ये सारी चीजें आपको अपडेट रखना है। मिश्रित प्रकृति का है, प्राकृतिक प्रकृति का है या सांस्कृतिक प्रकृति का है, किस प्रकृति का, कोई अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है तो उसकी प्रकृति क्या है, इस चीज को भी आप साथ के साथ ध्यान में रखेंगे। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, संभावित सूची के बारे में दिया गया है 62, ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं आपसे पूछा जाएगा कितने संभावित सूची हैं, बट ध्यान में रह जाए मतलब ठीक है कोई, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। लेटेस्ट आगे देखोगे जो नवीनतम संलग्न दिया हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट जो भारत का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है वो क्या है, मोइदम चराईदेव, असम के चराईदेव जिले में मोइदम है। मोइदम के बारे में डिटेल में हम लोगों ने अपनी जो आधारभूत कक्षाएं हैं उसमें भी हमने पढ़ा है, और आपसे आशा है कि आप मतलब इसके बारे में डिटेल में मतलब आपके पास जानकारी होनी चाहिए। लास्ट ईयर ही जुलाई 2024 में इसको शामिल किया गया है।
यूनेस्को के 46वें सत्र की बैठक भारत में हुई थी, जिसमें जो चराइदेव मोइदम है, इसको शामिल किया गया। ये असम के क्षेत्र का जो अहोम राजवंश है, उससे संबंधित है। अहोम राजवंश का समझ लो कि एक जो वहाँ के मृतक टीला है, जो वहाँ की समझ लो जो शवगृह रहा, उस पे एक तरह से टीला के रूप में, मतलब मृतक टीला के रूप में ये ध्यान में रखना है इसको कि ये क्या है। कई बार आपसे एक इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो लोकेशन ध्यान में होना चाहिए। असम के चराइदेव जिले में है मोइदम विशाल टीलों के रूप में। हमने काफी डिटेल में इसके बारे में बात किया है पहले भी, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अहोम राजवंश से संबंधित है, मृतक टीला है। आगे फिर देखोगे कि सबसे प्रारंभिक स्थल है, सबसे पहले कौन से स्थल, ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पहले भारत के कौन से स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो 1983 में देखोगे आप 4 स्थलों को एक साथ शामिल किया गया है। लाल किला है, आगरा का किला है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये 4 साइट्स जो 1983 में सबसे पहले शामिल हुए भारत के स्थल, उसको भी ध्यान में, सबसे लेटेस्ट ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो हुआ ये 4, ये तो फिक्स है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखोगे यूनेस्को की संभावित सूची के बारे में। 62 स्थल हैं जो भविष्य में धरोहर सूची में बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको कि कौन सी धरोहर सूची है, मतलब संभावित सूची में है, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़िए। ये जब अपडेट होगा, इसकी जरूरत है नहीं, ये जब अपडेट होगा, जब विश्व विरासत सूची में ये शामिल हो जाएंगे, तो स्वतः ये काफी चर्चा में आ जाएंगे। तो उस टाइम आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो जो नवीनतम संलग्न स्थल हैं, उसमें जो मैंने कहा सबसे लेटेस्ट तो चराइदेव मोइदम है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे होयसल का मतलब होयसल राजाओं का, जो होयसल के पवित्र समूह, होयसल के जो मंदिर हैं, उसको भी 2023 में शामिल किया गया था, और शांति निकेतन को भी 2023 में शामिल किया गया था। तो इस अप्रोच में भी ध्यान रखिएगा। कई बार विकल्पों में हो सकता है मोइदम ना हो और शांति निकेतन दे दे, या होयसल समूह के मंदिर दे दें। तो ध्यान में रखना है कि इससे पहले आसपास की जो चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखना है प्रायोरिटी में, कि कौन पहले आया, कौन पहले शामिल हुआ था, कौन उसके बाद शामिल हुआ था। एकदम रिसेंट के जो 2-3 स्थल हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इससे पहले आओ, देखोगे आप पिछले पेज में जो आप देखोगे यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल के बारे में चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया है। बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। अगर आपसे ये मतलब ध्यान में रह जाए, याद हो जाए, तो बहुत अच्छा है। कभी भी आपसे विश्व धरोहर स्थल महत्व या विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संदर्भ में अगर मुख्य परीक्षा में कभी सवाल बनती है, तो वहां अगर आप परिभाषित कर देंगे विश्व धरोहर स्थल या धरोहर स्थल क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही आपसे इन जनरल पूछा जाए कि हेरिटेज साइट्स का क्या मतलब है, तो उससे संबंधित जो परिभाषा दी गई है, उसको परिभाषित करने के लिए जो यहाँ परिभाषा दिया गया है, वो काफी अच्छा है। आप इसको एज इट इज ध्यान रख सकते हैं। विश्व धरोहर पृथ्वी पर उन स्थानों के लिए पदनाम है जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं, और इस तरह भविष्य की पीढ़ियों की सराहना और आनंद के लिए संरक्षित किए जाने के लिए विश्व धरोहर सूची में अंकित हैं। एज इट इज याद रखना। 2-3 इसमें जो थीम बातें हैं, जो मतलब अगर हम इसके विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में जो इस परिभाषा में जो मूल बातें हैं जिसको आपको एकदम ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले कि मानवता के लिए, यहां देखो इस चीज को, जो ये डिफिनेशन है विश्व धरोहर स्थल की, सबसे पहला चीज जो है मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं। मतलब सब ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लिए, पूरे वर्ल्ड, हम क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब किसी धर्म, किसी पंथ, किसी क्षेत्र, किसी देश विशेष से नहीं, पूरे विश्व की मानवता की समृद्ध या समझ लो कि सबके लिए सार्वभौमिक रूप से महत्व का वो धरोहर, पूरी मानवता की धरोहर, इसीलिए इसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। तो आपकी परिभाषा में निश्चित तौर पे ये वाला पार्ट शामिल होना चाहिए कि मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस पूरे ह्यूमैनिटी के लिए रखता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस कारण जो है इसको संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में जान सके और मतलब उससे प्रभावित हो सकें, उसके महत्व को समझ सकें। ठीक है, तो वही चीज आने भविष्य की पीढ़ियों की सराहना और आनंद के लिए संरक्षित किए जाने के लिए है। ठीक, तो विश्व धरोहर सूची, देखो नाम में क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर सूची, पूरे विश्व की मानवता के लिए धरोहर है। वो किसी एक क्षेत्र, किसी एक धर्म, किसी एक पंथ, किसी एक व्यक्ति, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है।
ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आप अपने डेफिनेशन में, अपने आंसर में शामिल करोगे तो काफी फायदा रहेगा। आगे देखोगे ये जो मतलब बताया गया है कि ये जैसे हमने पहले ही बात किया कि सांस्कृतिक मूल्य के हो सकते हैं, प्राकृतिक मूल्य के हो सकते हैं, मिश्रित प्रकार के हो सकते हैं। फिर नीचे देखोगे आपको बताया है कि यूनेस्को के नेतृत्व में 1972 में सम्मेलन हुआ, जिसके बाद से इसको अपनाया गया। ठीक है, धरोहर सूची यूनेस्को द्वारा जो है घोषित की गई। सबसे पहले 1972 में ये बैठक हुई, उसी में इस पर सहमति बनी। आगे एक और लाइन देखोगे कि 1977 में भारत इसका सदस्य बना है। ठीक है, इस सम्मेलन का हिस्सा बना, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था विश्व धरोहर दिवस 2025, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस संदर्भ में हमने थोड़ा और डिटेल में इससे संबंधित चीजों को समझा। देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर हम बात करें तो आप इसको 5 स्टार में हमेशा रखो। ठीक है, जो विश्व धरोहर सूची से संबंधित कोई भी न्यूज आए तो 5 स्टार रेटिंग में है। ठीक, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, किसी एक स्थल से जोड़कर नहीं, ओवरऑल विश्व धरोहर सूची का क्या महत्व है, कंजर्वेशन से, इस तरह के कंजर्वेशन का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होगा, इस तरह से जोड़कर विश्व धरोहर स्थल से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, अलग अलग डायमेंशन में जोड़कर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले पेज में बढ़ोगे, थोड़ा अतिरिक्त जानकारी करके कुछ चीजें बताई गई है कि भारत में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल किया गया है। देखो यहां पे भारत में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल किया गया है, ये वाली जो हेडिंग है, इसमें से कुछ इनिशिएटिव्स आप ध्यान में रख सकते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये मुख्य परीक्षा में इस डायमेंशन में सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में जो पुरातत्व स्थल है उसकी स्थिति अच्छी है, बुरी है, किसी भी एंगल पे सवाल जा सकता है, किसी भी पहलू से जोड़कर पूछ सकता है। और साथ में एक टिल लगाया जा सकता है कि भारत सरकार या भारत में जो धरोहर स्थल है उसके संरक्षण के लिए कौन से प्रमुख इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार द्वारा, और कुछ सजेशन आप दीजिए। तो जो प्रमुख इनिशिएटिव्स हैं यहाँ एक ही जगह आपको दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उससे आपके इस तरह का अगर कभी सवाल बने तो आप मैनेज कर लोगे। देखो पहला है पुरातन वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति। आपने सुना होगा, आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ते रह रहे हो तो निरंतर आप देखोगे कि भारत सरकार का किसी अन्य ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई समझौता, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में मान लो कि 8वीं शताब्दी की कोई मूर्ति थी, भारत की मूर्ति थी, उसको वापस भारत लाया गया। तो ऐसे टाइम टू टाइम मान लो ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, यूएस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, अलग अलग देशों में भारत की बहुत सारी जो पुरातत्व की वस्तुएं हैं, जो बहुत सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं हैं, वो वहां पर किसी भी मतलब मीन्स में, किसी भी प्रकार से वो विदेशों में पहुंच गए। तो उस सरकार के साथ समझौते के माध्यम से सरकार पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहती है। इसके तहत आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है कि 1976 से 2024 तक विदेशों से 655 पुरावशेषों की पुनर्प्राप्ति हुई है। खुद में एक बड़ा इनिशिएटिव है, आपको नंबर ध्यान में ना रहे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार पुरातन वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति के लिए विदेशी सरकारों के साथ समझौते करती है, प्रयास करती है। एक आध रीसेंट एग्जाम्पल अगर आप दे दोगे इस पॉइंट में तो काफी प्रभावी रहेगा। अगला देखो, एक विरासत अपनाए योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। एक विरासत अपनाए योजना, इसको भी ध्यान में रखना है। इसके तहत क्या है कि एक तो 2017 में आपको ध्यान में रखना है, एक विरासत को अपनाए योजना 2017 में शुभारंभ किया गया, और आगे 2023 में देखोगे कि एक विरासत 2.0 भी मतलब चालू किया गया। इसके तहत क्या हो गया कि इसमें निजी और सार्वजनिक समूहों को, मतलब जो उनका CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके तहत जो पुरातत्व स्थल है उस पर अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उसके संरक्षण में, वहाँ जो लोग जा रहे हैं वहाँ कुछ फैसिलिटी प्रमोट किया जाए, उनके द्वारा प्रदान किया जाए वहाँ, इस तरह के लिए मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो जो सार्वजनिक, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों, उनको इस चीज़ के लिए प्रमोट किया गया कि भैया आप जो एक विरासत को अपनाइए और उसमें थोड़ा उसके मतलब प्रॉपर संचालन में आप थोड़ा मदद करिए। ठीक है, यही है। तो बस आपको नाम ध्यान में रह जाएगा तो आप चीजें कर लोगे। ठीक है, अगला देखोगे, तीसरा एक और इनिशिएटिव है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। अभी हमने बात किया था जो चराइदेव मोइदम के लास्ट ईयर जुलाई
2024 में भारत में जो विश्व धरोहर समिति है उसका 46वां सत्र आयोजित किया गया और ये पहली बार है जब भारत में ये सत्र आयोजित किया गया। इससे क्या होगा, भारत में अगर मान लो कोई इस तरह की वैश्विक मीटिंग्स होती है भारत में, तो लोगों के प्रति, लोगों में, अधिकारियों में और जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न जो हित समूह हैं, वो सब इसके प्रति थोड़ा संवेदनशील होंगे, थोड़ा सा जागरूक होंगे, जानकारी बढ़ेगी। इससे भी जो है विरासत स्थलों के संरक्षण में मदद मिलेगी। अगला देखोगे मस्ट सी पोर्टल है, इसको भी थोड़ा सा आप नाम अगर आपके ध्यान में रह गया तो ये चीजें काम हो जाएगी। एएसआई ने भारत के मस्ट सी स्मारक और पुरातत्व स्थल को प्रदर्शित करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। मतलब एक पोर्टल एएसआई द्वारा यह मस्ट सी पोर्टल चलाया गया है और इसके तहत वे स्थल जो बहुत मतलब बेहतरीन है, जो ऐसा चाह रहा है एएसआई, यहाँ भारत सरकार चाहती है कि ये इतना खूबसूरत है कि इस विरासत स्थल को जरूर देखें। अगर लोग आएंगे तो उसके प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता सब बढ़ेगी और उसके संरक्षण में भी मदद मिलेगी। तो ये वाला भी मस्ट सी पोर्टल भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और आखिरी देखिएगा भारत में सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण, जो लास्ट स्टेप है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2007 में यह स्थापित किया गया था। इसके तहत मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक स्मारक और पुरावशेष मिशन है, इस मतलब जितने भी भारत के पुरातन स्थल हैं, स्मारक स्थल हैं, उसका एक तरह से डिजिटल मैपिंग करने का प्रयास किया गया। इससे भी एक अच्छी जानकारी रहेगी, डिजिटली लोग कहीं से एक्सेस कर पाएंगे, तो जानकारी भी बढ़ेगी और इस अगर जानकारी बढ़ेगी, डाटाबेस अच्छा रहेगा, तो संरक्षण में भी इससे मदद मिलेगी, ठीक है। नीचे देखोगे आप इसमें भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक बताए गए हैं। ये भी एक इनिशिएटिव है, बहुत सारे स्थलों को एएसआई क्या करता है, राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित करता है। ये मतलब जो है इसमें नंबर जो है अभी 3697 है। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पॉइंट अगर आपके ध्यान में रह गया कि एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व के जो एमएनआई का कॉन्सेप्ट है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये ध्यान में रह गया तो आपका काम हो जाएगा। ये आखिरी देखो, भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं। अगर कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा जो पुरातत्व स्थल हैं, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, पुरातत्व स्थल हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, तो आपके पास 4-5 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। मुख्य परीक्षा में कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह का सवाल। तो इसमें सबसे पहला तो आप देखो पुरातन वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति, अलग अलग हमने डिटेल में बात किया, ऐसे समअप कर लेना। पुरातन वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति, कभी भी ये पॉइंट लिखोगे तो रिसेंट कोई एग्जाम्पल दे दोगे किसी देश के साथ ऐसा कोई समझौता हुआ, तो बहुत मजबूत रहेगा। दूसरा देखोगे जो अलग अलग मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उसको क्या कहा गया है, उसको सरकार प्रमोट कर रही है, एक विरासत को अपनाएं। इसके तहत क्या होगा कि उस एक विरासत को अपनाएं के माध्यम से वहां पे किसी एक विरासत को कोई कंपनी अपना रही है तो वहां पर वो जो बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पाए ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हो और संरक्षण में मदद मिले। तीसरा देखोगे एक और बहुत ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इसलिए इसकी चर्चा है कि विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भारत में पिछले साल जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था। फिर एएसआई का मस्ट सी पोर्टल है। फिर आप देखोगे भारत में जो सांस्कृतिक विरासत है उसका डिजिटलीकरण है, एक तरह से डिजिटल मैप उपलब्ध है जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो सांस्कृतिक विरासत है उसका। और अंतिम पॉइंट में कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नीचे देखोगे एक और अलग से हेडिंग बना के दिया गया है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। एकदम रिसेंट में, सबसे रिसेंट में जो है यही दो शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है वो उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है। तो एक तो यूनेस्को द्वारा ही ये मतलब संचालित किया जाता है, जिसमें विश्व की उन साहित्यिक या उन रचनाओं को शामिल किया जाता है जिसको कि फिर अगेन माना जाता है कि वैश्विक धरोहर है, वैश्विक संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, उसको समाहित किया जाता है। भारत में अगर अभी देखोगे सबसे रिसेंटली में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। और
इसको मिलाकर भारत में कुल 14 जो हैं, भारत के अगर आप देखोगे कुल 14 ऐसे मतलब रचनाएँ हैं भारत से संबंधित जो इसमें शामिल हैं। आपको नाम थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ नाम नहीं दिया गया है 14 का, लेकिन आपको कुछ जो प्रमुख हैं उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप देखोगे जैसे नीचे मतलब दिया हुआ है, भारत की सबसे नीचे देखो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे नीचे देखो, जैसे यहाँ देखो कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भारत का समावेश, तो इसमें जो है, इसमें देखो भारत की अब तक 14 प्रविष्टियां हैं। 2024 में जो है आप देखोगे, इससे पहले क्षेत्रीय रजिस्टर के लिए रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक स्थान को भी शामिल किया गया। इससे पहले देखोगे अभिनव गुप्त की रचनाएं शामिल की गई हैं। अभी सबसे रिसेंट में आप देखोगे कि भगवद गीता नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया, और थोड़ा पीछे चले जाओगे ऋग्वेद को शामिल किया गया, अन्य कई ग्रंथों को शामिल किया गया। तो कुछ जो प्रमुख हैं 14 हैं, 2 ज्वाइंट भी हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हो, थोड़ा ध्यान में रखना इसको ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। एटलीस्ट रीसेंट वाला तो आप ज़रूर ध्यान में रखो, ठीक है? ये जो यूनेस्को का मेमोरी रजिस्टर्ड है, यह कब स्थापित किया गया है? यह 1992 में स्थापित किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उद्देश्य अगेन नीचे आप देखोगे, इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा किया। क्या उद्देश्य हो सकता है? कि जो दुर्लभ पांडुलिपि हैं, अगेन वही जो पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जा सकती है। वो जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपियाँ हैं, जो अभिलेखीय रचनाएँ हैं, उन सबको सार्वभौमिक मूल्य की है, पूरे वैश्विक समुदाय के लिए, पूरी मानवता के लिए, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है? इसमें देखो 2025 तक 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 570 संग्रह शामिल हैं, ठीक? ज़रूरी नहीं, आपको बस भारत वाला नंबर ध्यान में रखना है। नीचे देखोगे थोड़ा-सा भगवत गीता के बारे में बताया गया है। मैं मान कर चल रहा हूँ आप सभी अवगत होंगे इसके बारे में, जो भगवत गीता है। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। इसमें भगवान कृष्ण महाभारत का एक पार्ट माना जाता है। अगर इसकी रचना की बात की जाए, संकलन की बात की जाए, तो महर्षि वेदव्यास को इसका श्रेय दिया जाता है। और इसमें क्या है, भगवान कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को ज्ञान दिया गया है, कर्म के संबंध में, समर्पण के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, उससे संबंधित है ये। नीचे देखोगे फिर नाट्य शास्त्र के संदर्भ में थोड़ा भगवत गीता, उससे पहले आप देखोगे भगवत गीता के इम्पोर्टेंस के बारे में भी थोड़ी बातें बताई हुई। हम सभी जानते हैं नैतिकता पे, कर्मा की फिलॉसफी पे जो है सबसे अच्छी रचना या सबसे बेहतर ज्ञान माना जाता है। भारतीय दर्शन का एक तरह से समझो कि सर्वोच्च माना जाता है इसको। तो इस पॉइंट में भी कभी भी आपसे मतलब अगर एक स्टेटमेंट बना के दे तो आप ध्यान में रख सकते हो बहुत ज़्यादा। महात्मा गांधी से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक भगवत गीता से प्रभावित थे। और तो और आपने अभी देखा होगा ओपेनहाइमर, कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी, हॉलीवुड की बहुत प्रचलित फ़िल्म थी। तो उसमें भी जो विश्व का पहला एटम बम बना, परमाणु बम बना, उससे जो संबंधित वैज्ञानिक रहे हैं ओपेनहाइमर, वो भी मतलब कहीं न कहीं अपने मतलब नॉलेज के लिए या अपने आप उनका जो एक दार्शनिक बेस रहा, कहीं न कहीं फ़िल्म में भी दिखाया गया है इस चीज़ को, और वास्तविकता भी है कि वो भी कहीं न कहीं भगवद गीता से प्रभावित रहे। तो भगवद गीता पूरे विश्व में आप समझ लो कि धर्म, कर्म, भक्ति, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक रचना है। नीचे नाट्य शास्त्र के बारे में, तो नाट्य शास्त्र के बारे में आपको ध्यान होगा कि ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच की रचना मानी जाती है, भरत मुनि की रचना मानी जाती है। और जो नृत्य और नाट्य है उस पर भारत की सबसे प्रमुख प्राचीनतम रचनाओं में से एक मानी जाती है। जो इसमें आप देखोगे, इसमें अलग अलग प्रकार के जो नृत्य के आप जो रस के संदर्भ में बात किया गया है, श्रृंगार के संदर्भ में बात किया, नृत्य के जो अलग अलग मतलब समझ लो पक्ष हैं, उसका जो पूरा एक आधार है, उसका जो एक मतलब समझ लो कि उसका जो एक समझ लो क्लासिकल आधार है, वो नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो थीम पॉइंट क्या था कि वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में जो है यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में जो है भगवद गीता और नाट्य से भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया।
ठीक है, तो ये जो हमारा मेजर आर्टिकल था उससे संबंधित, ये हमने अभी जो बात किया, ये वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित, विश्व धरोहर दिवस से संबंधित और वर्ल्ड जो मेमोरी रजिस्टर है उससे संबंधित, सब लगभग लगभग एक दूसरे से जुड़ता हुआ है। एक आर्टिकल करके आप देखोगे जो आपका विशेष आलेख वाला खंड है मैगजीन में, उसमें इसको समाहित किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ सकते हो आप इस मैगजीन का। कभी भी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सभी में इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कुछ बातें जो हमने अलग से की, उन सब को आप नोट करके रख सकते हो। इस पूरी मैगजीन की बातें अगर आपको ध्यान में रहती है इस आर्टिकल की, तो बहुत प्रोबेबल है एक आध सवाल कभी भी एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है और आप उसमें सहज रहोगे। बढ़ते हैं अगला, अब न्यूज इन शॉर्ट, आर्ट एंड कल्चर का जो न्यूज इन शॉर्ट वाला खंड है उसमें आप देखो जी 9वां खंड है, वो संस्कृति एवं इतिहास से संबंधित खंड है, उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। यहाँ पे देखोगे न्यूज इन शॉर्ट में कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स दिए गए हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो इसी के बारे में हमें समझ बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखो, पहला जो आर्टिकल है ये आप चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किला के संदर्भ में है। सबसे पहले तो संदर्भ क्या है, क्यों चर्चा में रहा है, ये आप देखोगे वहीं नीचे में बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बाहरी सीमा के 10 किलोमीटर तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। ठीक है, मतलब इसी कारण चर्चा में रहा है। मान लो कि जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, एक महत्वपूर्ण, अगेन अभी हमने बात किया ना सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ का किला भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुरातत्व स्थल धरोहर के रूप में है भारत का, तो उसके संरक्षण से संबंधित है। इसी संदर्भ में चर्चा में इसलिए है कि राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में जो है हम खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। क्लियर, ये ध्यान में रहना। अब इससे सवाल नहीं पूछेगा, अब आपसे इसमें अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ किला के निर्माण और उसके इंपॉर्टेंस से जुड़ा सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और अगर हम इसकी जो हम अपनी रेटिंग देते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो इंफॉर्मेशन है या जो इसमें चीजें बताई गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीजें बताई गई इस न्यूज आर्टिकल में, मतलब चित्तौड़गढ़ के किला करंट कंटेक्स्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी बातें हैं, इससे कहीं ज्यादा डिटेल हमने अपनी जो हमारी आधारभूत फाउंडेशन की कक्षाएं, उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको ये चीजें करवाई है, इसलिए किसी को आप में से किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है कि चित्तौड़गढ़ का किला जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, उसमें से चित्तौड़गढ़ का किला भी एक है। मैंने एज इट इज आपको लिखवाया है, वही इंफॉर्मेशन आप नीचे देखोगे तो इसके बारे में बताया है। इस दुर्ग को वर्ष 2013 में, देखो इस दुर्ग को वर्ष 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है, कुल 6 किले हैं। आप चाहो तो आप लिख लो यहीं पे, बाकी जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको तो पता ही है, बट आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे जो 6 कौन सब किले हैं जो राजस्थान के, ये इंपॉर्टेंट है। इस अब देखो कि चित्तौड़गढ़ का किला चर्चा में आ गया, तो इससे संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है उसे भी हमें ध्यान में रखना है, वही सवाल बनेगा। तो एक तो आपको चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, आमेर जयपुर का जो आमेर का किला है, गागरोन का किला है, रणथंभौर का किला है और जैसलमेर का किला है। ये जो है ये मतलब जो कुल 6 पहाड़ी किले हैं राजस्थान के, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूं आपको, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला और आमेर का किला। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब अगर इसके निर्माण की बात की जाए, आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि निर्माण जो है राजस्थान के मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा कराया गया था। सबसे ऊपर पहला ही पॉइंट देखोगे तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये वाला जो है इसका निर्माण 7वीं सदी में बनाया गया था राजस्थान में मौर्य वंश चित्रांगद मौर्य द्वारा। ठीक है, ध्यान में रख लो अगर ध्यान में रह जाए, लेकिन इसके बाद के जो तथ्य हैं वो आपके लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ और जो मेवाड़ का क्षेत्र है राजस्थान में, उसकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़, और मेवाड़ राजपूतों के प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है।
लंबे समय तक आप देखोगे जो राजस्थान से सबसे मजबूत प्रतिरोध मिला मध्यकाल में दिल्ली के सुल्तानों को, दिल्ली के बाद में मुगल प्रारंभिक अवस्था में जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनको, और बाद में मुगल शासकों, मुगल बादशाहों को, तो उसमें सब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किसका रहा? चित्तौड़गढ़ के, मतलब जो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, तो चित्तौड़गढ़ के लोगों को, वहां के शासकों की, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आपको दिखाया एक पॉइंट बनाया गया होगा, बताया गया है, नीचे आप देखोगे कि 728 ईस्वी में मेवाड़ के शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया, राजधानी बनाई, हमने बात किया ही अभी, और वही बात नीचे बताया, इसे राजपूत शक्ति के प्रतिरोध का केंद्र बनाया गया। ठीक है, आप एकदम से कभी भी आपसे मेवाड़ और चित्तौड़ के बारे में, तो आप इस लाइन को जरूर लिखें कि राजपूतों के प्रतिरोध का प्रतीक था। आप देखोगे जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में राणा रतन सिंह और पद्मावत वाला जो कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसके बाद उससे आगे आप देखोगे राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप तक एक मतलब सीरीज में आपको बहुत ही वीर योद्धाओं और शासकों की मतलब कर्म भूमि के रूप में आप चित्तौड़गढ़ को देख सकते हो, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर नीचे इसके बारे में थोड़ा सा इसके विशेषताओं के संदर्भ में बताया गया है कि इसमें 7 विशाल दरवाजे हैं। तो एक दो विशेषताएं आप ध्यान में रख लो, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें 7 दरवाजे हैं, तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। देखो 7 विशाल दरवाजे हैं, कोई मतलब इतना जरूरी नहीं है कि आपसे सवाल पूछा ही जाए, लेकिन अगर एक लाइन मेंशन किया गया है तो आप ध्यान में रख लो, रख सकते हो तो रख लो। आगे देखोगे कि एक जो सबसे नीचे में विजय स्तंभ और कृति स्तंभ के बारे में बताया गया, वो भी चित्तौड़गढ़ के किले के भीतर ही है, ध्यान में रखना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं विजय स्तंभ और कृति स्तंभ को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले कृति स्तंभ जो है ये एक जैन व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। लगभग कृति स्तंभ और विजय स्तंभ जो है लगभग एक ही प्रकार की, मतलब एकदम देखने से अगर आप इमेजेस देखोगे और आपको बहुत बारीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कंफ्यूजन क्रिएट होना एक सामान्य सी बात है, लगभग एक ही जैसा दिखता है। लेकिन कृति स्तंभ के बारे में ध्यान रखना कि ये पहले बना है, ये 12वीं सदी में बना है और एक जैन व्यापारी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो विजय स्तंभ है ये राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, ये 15वीं सदी में बना था, और ये जो है मालवा पर विजय, राणा कुंभा द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त किया गया था उसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। स्पष्ट है? तो ये था चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में, जिसे वर्ष 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, में से एक है। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़, राजपूतों के प्रतिरोध का प्रतीक था चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के भीतर ही कृति स्तंभ और विजय स्तंभ है। इतनी ही बात की है हमने। अगले आर्टिकल पर बढ़े। अगला न्यूज देखोगे गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। चर्चा में क्यों रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं, अगेन इसमें जो भी बातें हैं हमने बात किया है अपने फाउंडेशन जो हमारी क्लास है उसमें, ये दूसरा न्यूज आर्टिकल है जो न्यूज इन शॉर्ट है उसमें, इसमें जितनी भी बातें दी गई मोस्टली हमने बात की है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया इसमें आपके लिए है, बट चर्चा में रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक बेसिक परिचय आपको, सब जब भी आप गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। जो सिख धर्म के 10 गुरु हुए उनमें से एक थे, 9वें गुरु थे। इनके जन्म के बारे में बताया गया है 1621 1621 में जो है अमृतसर में हुआ था, और जो 8वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह थे उनके ये सबसे छोटे पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो अंतिम सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनमें 10वें गुरु थे। तो ये बेसिक चीज ध्यान में आप रखना। ठीक है, एक जो इसमें इंपॉर्टेंट इनके बलिदान के संदर्भ में दिया गया है कि 1675 में औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण, और साथ ही साथ ये औरंगजेब की नीतियों के प्रति काफी मुखर रहे थे। इन्होंने कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के प्रति जो है आप देखोगे नीचे बताया हुआ है, कश्मीरी पंडितों, कश्मीर में जो हिंदू थे उनके प्रति जो अत्याचार की नीति थी उसके भी खिलाफ एक रहे थे। साथ ही साथ जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था औरंगजेब द्वारा उसके भी खिलाफ रहे थे।
इनके बलिदान के कारण, नीचे देखोगे आप सबसे एक लाइन, इनके बलिदान के कारण हिंद की चादर अर्थात भारत की ढाल कहा गया है। यहां देखो, हिंद की चादर भारत की ढाल की उपाधि प्रदान की गई। ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट कई बार आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो कम संभावना है, बट स्टेट पीसीएस वगैरह में कि किसे हिंद की चादर के रूप में, किस सिख गुरु को हिंद की चादर कहा गया है, तो वो ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को। 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण 1675 में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। अगले एक और पॉइंट इसमें देखोगे, इनका मूल नाम जो है त्यागमल था, और इनके युद्ध में वीरता प्रदर्शन के कारण तेग बहादुर की उपाधि दी गई। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि मूल नाम त्यागमल था, लेकिन युद्ध में वीरता प्रदर्शन के कारण तेग बहादुर कहा गया। तेग बहादुर और ये हिंद की चादर, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़े अगले न्यूज आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल जो है देखो, बोध गया टेम्पल से संबंधित है। अगेन ये चर्चा, सबसे पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि चर्चा में क्यों रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अभी अगर आप न्यूज आर्टिकल फॉलो कर रहे होगे, तो इस साल के प्रारंभ से ही फरवरी 2025 से निरंतर बोध गया मंदिर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जो 1949 का बोध गया मंदिर अधिनियम है, उसको मतलब बदला जाए। बीटीए जो है 1949, उसमें चेंज किया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये चर्चा में आ गया। सबसे पहले तो आप इसमें बहुत सारी बातें इस न्यूज आर्टिकल में देखोगे तो बहुत डिटेल में चीजें बताई गई। महाबोधि मंदिर के बारे में भी बताया गया है, गुप्त वास्तुकला के बारे में, निर्माण निब्बान के बारे में बताया गया है। हम उस पर जाएं उससे पहले हमें इस जो करंट कंटेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ी समझ बना लेनी है कि करंट में ये चर्चा, जो बोध गया मंदिर है, ये जो विवाद रहा है, इसके विवाद में मूल कारण क्या है। तो देखोगे इसमें सबसे मूल कारण जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि भैया 1949 का जो ये बीटीए है, बोध गया टेम्पल एक्ट, इसको बदलो। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन है, सबसे पहले किस प्रोविजन का विरोध कर रहे हैं। तो जो बीटीए 1949 है वो कहता है कि जो एक बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 2025 से ही चल रहा है विदेशों में, बोध गया मंदिर अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत क्या है, बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी बीटीएमसी, इसको बदलने के लिए कहा गया है। अब इस जो अधिनियम था बीटीए, इसमें क्या था कि बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सदस्य होंगे, 4 बौद्ध समुदाय के होंगे, और जो गया का डीएम होगा, गया के जो डीएम होंगे, वो इसका मतलब पदेन अध्यक्ष होगा इस समिति का, बीटीएमसी का। अब अभी जो विरोध हो रहा है वो कह रहे हैं कि भैया इससे हिंदुओं को निकालो, इस जो मतलब बीटीएमसी है, इसमें ये बुद्धिस्ट मंदिर है, तो इसमें हिंदुओं को नहीं शामिल किया जाना चाहिए, इसी के कारण विरोध हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस विरोध के कारण हमने समझ लिया क्या है, बीटीएमसी के बारे में हमने समझ लिया कि विरोध इसलिए हो रहा है कि जो बीटीए है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसके तहत बीटीएमसी का प्रावधान है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल का प्रावधान है, उसमें जिसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध और गया के डीएम को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें से कहा जा रहा है जो विरोधी, जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध या बुद्धिस्ट लोगों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उनका कहना है कि इससे हिंदुओं को निकाला जाए। ठीक है, लंबे टाइम से ये मांग किया जा रहा है, अभी 2025 की शुरुआत से ये मांग काफी बढ़ी है। अब यहाँ नीचे देखोगे जो एक बॉक्स बनाकर, यहां देखो मुख्य विवाद के कारण, ये वाला पार्ट जो है पहले हम इसको समझ लें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब इसमें बताया गया है कि बौद्ध समुदाय महाबोधि मंदिर पर विशेष नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भैया देखो ये हमारे धर्म से संबंधित है, ठीक, और जो बौद्ध धर्म के 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो भगवान बुद्ध के जन्म, जो ज्ञान प्राप्ति, प्रथम जो उपदेश रहा है वो, और महापरिनिर्वाण से जो संबंधित है, उन चारों पर हमारा अनन्य अधिकार होना चाहिए, मतलब हमारा ही अंतिम एकमात्र अधिकार होना चाहिए, किसी और को नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। वही बात है बीटीए जो है उसका, और उसके तहत बीटीएमसी का विरोध कर रहे हैं।
और इसमें देखो अब हिंदू यहाँ पे एक तर्क है कि भैया हिंदू जब 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट बिहार सरकार द्वारा बनाया गया था, उसमें हिंदुओं को क्यों शामिल किया गया जब ये एक बौद्ध मंदिर है। तो नीचे आप देखोगे कि बौद्ध मंदिर प्रबंधन समिति में हिंदू क्यों, यहाँ जो बताया गया है ये वाला तर्क ध्यान में रखिएगा कि क्यों हिंदू शामिल किया गया है। तो सबसे पहले ये देखो 16वीं शताब्दी के अंत में हिंदू सन्यासी घमंडी गिरी ने इस स्थल पर बोध गया मठ की स्थापना की थी। तब से स्वतंत्रता के पश्चात तक यह मंदिर उनके नियंत्रण में रहा था। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार ने बोध गया मंदिर अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत प्रबंधन में एक संयुक्त समिति को सौंपा गया, जिसमें हिंदू समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। अब जो विरोधी पक्ष हैं, जो मतलब इसमें जो अभी तक की व्यवस्था है उसके समर्थक पक्ष या जो बुद्धिस्टों की मांग है उसके जो विरोधी पक्ष है, उनका कहना है कि भैया 16 सेंचुरी से 1947 तक जो था ये एक हिंदू के नियंत्रण में रहा, उनके द्वारा इसका सारा मैनेजमेंट देखा गया, इसलिए इसी को आधार बनाकर बिहार सरकार ने 1949 में जो है एक संयुक्त समिति का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये घमंडी गिरी जो नाम दिया गया है, एक बोध गया मठ की स्थापना की गई, इसी से संबंधित है। अब यहाँ पे ये विवाद के बारे में आपसे बस विवाद के बारे में पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली विवाद के बारे में ना पूछे तो आप महाबोधि टेम्पल से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे प्रारंभिक परीक्षा वगैरह में भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अगर महाबोधि मंदिर के बारे में बात किया जाए, थोड़ा एक पीछे जाओ तो एक पूरा का पूरा बॉक्स बना के आपको महाबोधि टेम्पल के बारे में कुछ बातें बताई गई कि कब बना। सबसे पहले कि ये ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध के जो जीवन से संबंधित 4 जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, वो बौद्ध धर्म के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण और घटनाएं हैं, पूरे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए। और वो जो 4 स्थल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित जो है लुम्बिनी, जो ज्ञान से संबंधित जो है, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यही जो बोध गया में बोधि वृक्ष के निकट 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कि निर्वाण, आमतौर पे निर्वाण कहा गया। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे निर्वाण के भी अलग अलग प्रकार जो हैं। और तीसरा जो है, जो उनका प्रथम उपदेश दिया गया, जो सारनाथ में दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, जो प्रथम उपदेश दिया गया। और अंतिम जो उनकी मृत्यु जो जिसमें वो शरीर त्याग करते हैं, महापरिनिर्वाण, उससे संबंधित रहा। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण मतलब घटनाएं रही उसी से संबंधित है, और वो चारों स्थल बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो चारों स्थल बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसी संदर्भ में ये यहाँ एक और चीज, अगर इसी से संबंधित ये जो बोध गया टेम्पल है, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित रहा, निर्वाण प्राप्ति से संबंधित रहा, इसके बारे में थोड़ा सा चीज ध्यान में रखिएगा, निर्वाण प्राप्ति से जुड़ा हुआ रहा। यहाँ पे पहला टेम्पल जो है वो अशोक द्वारा ही सबसे पहले बनवाया गया था, और 260 ईसा पूर्व के आसपास ही, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया था। आगे जब फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग आए थे, फाहियान गुप्त काल में आया था, वेनसांग जो है आपको हर्ष के काल में आया था, तो इनके द्वारा भी इस बात की चर्चा की गई थी कि यहाँ पे एक मंदिर था, महाबोधि मंदिर था। तो इससे भी मतलब इसके बारे में महाबोधि मंदिर, साथ ही साथ बोधि वृक्ष की भी चर्चा की गई उनके फाहियान और वेनसांग के द्वारा। अब वर्तमान में जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं, महाबोधि मंदिर, इसका जो निर्माण है, ये तो अशोक वाला एक पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, वर्तमान मंदिर जो है ये गुप्त काल में बना, ये मोस्ट प्रोबेबली 5वीं, ऐसा माना जाता है कि 5वीं 6ठी शताब्दी में बनाया गया था, गुप्त काल से संबंधित रहा। आगे फिर आप देखोगे कि इसका बख्तियार खिलजी का अटैक हमने पढ़ा है मेडिवल हिस्ट्री में, कि जो पूरब की तरफ जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, प्रारंभिक आक्रमण, उसको लीड कौन कर रहा था? इब्ने बख्तियार खिलजी। उसी ने नालंदा को बर्बाद किया, विक्रमशिला को बर्बाद किया, बंगाल तक अटैक किया। तो उसी दरमियान जो महाबोधि टेम्पल था बोध गया को, उसको भी कुछ क्षति पहुंची। बाद में 13वीं सदी से लेकर आप देखोगे 13वीं सदी से 19वीं सदी तक, मतलब थोड़े मतलब बिगड़े हुए रूप में, मतलब मंदिर क्षतिग्रस्त ही रही, जिसको कि 1-2 बार इसका पूर्ण जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास किया गया बर्मा के कुछ शासकों द्वारा। ठीक है, आगे जब अंग्रेज आ जाएंगे 19th सेंचुरी में, आप देखोगे तो आप अलेक्जेंडर कनिंघम और जोसेफ डेविड बैगलर द्वारा
इसका मतलब कंप्लीट एक तरह से जीर्णोद्धार, जो वर्तमान एकदम रूप देख रहे हो जीर्णोद्धार के बाद, वो आपको ब्रिटिश काल में 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम और जोसेफ डेविड बैगलर के निर्देशन में हुआ था उस तरह। तो अब अगर महाबोधि टेम्पल हमारे लिए, ये पूरी बातें में इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बोध गया में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आगे अशोक द्वारा सबसे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। इसकी चर्चा जो यहाँ बोध गया में मंदिर की चर्चा और बोधि वृक्ष की चर्चा फाहियान और वेनसांग द्वारा भी किया जाता है। इससे इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ टेम्पल था। जो वर्तमान टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो मूलतः कब बना था? गुप्त काल में 5वीं 6वीं सदी में। फिर आगे चलकर आप देखोगे 13th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी के अटैक से कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन 13th सेंचुरी और उसके बाद भी बर्मा के कुछ शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया। आगे 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है अंग्रेज ब्रिटिश काल में इसका मतलब एक तरह से जीर्णोद्धार करवा के जो वर्तमान स्वरूप हमें दिखता है वो दिखता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो महाबोधि टेम्पल है ये आपको यूनेस्को 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दूसरा ये वर्तमान में काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो कभी भी एग्जाम में 2-3 स्टेटमेंट करके आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गया के महाबोधि टेम्पल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4-5 स्टेटमेंट या 2-3 स्टेटमेंट बना के दे सकता है, जिसमें एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला भी दे सकता है। इतनी बातें जो हमने की ये आपके ध्यान में रहनी चाहिए। फिर एक बॉक्स बनाकर आप देखोगे यहाँ पे निर्वाण या निब्बान के बारे में बताया गया है। तो निर्वाण के बारे में 2 चीजें आप बेसिक आपको पता होगा, मैं मानकर चल रहा हूं। यहाँ जो 2 बातें हैं जो आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप ध्यान में रखेंगे कि एक तो निर्वाण के बारे में 2 तरह के निर्माण की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति उपादिशेष निर्माण, मतलब कि शरीर के साथ अवशेष सहित निर्माण, जो भगवान बुद्ध के संदर्भ में कहा जाता है, जो बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो क्या था? सा उपादिशेष निर्माण। सा उपादिशेष निर्माण कहने का मतलब वो अवशेष के साथ, शरीर के साथ जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, मानसिक रूप से जो है वो उनको एक तरह से निर्वाण की प्राप्ति हो गई। वो मानसिक रूप से समझ गए संसार की सारे मतलब जो दुख दर्द मोह माया है, तो मानसिक रूप से पूर्णतः मुक्त थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और दूसरा जो महापरिनिर्वाण, जब उनके कुशीनगर में जो उनके शरीर त्याग के बारे में बात कहा जाता है, इसको क्या कहा गया? अनुपादिशे इस निर्वाण। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों टर्म ध्यान में रखिएगा कि सा उपादिशेष निर्वाण क्या है और अनुपादिशेष निर्वाण क्या है। एज इट इज आपसे सवाल पूछा जा सकता है कभी भी। अब देखोगे यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है ना कि आपसे सवाल मतलब सिंपली आप देखोगे तो टर्म आधारित, शब्दावली आधारित सवाल पूछा जाता है। तो उसमें अनुपादिशेष निर्वाण और ये सा उपादिशेष निर्वाण, इस तरह के टर्म देके आपसे अंतर पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान सा उपादिशेष निर्वाण अवशेष के साथ, शरीर के साथ, जो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अनुपादिशेष निर्वाण उस किसको कहा गया? अनुपादिशेष निर्वाण कहा गया जब उन्होंने महापरिणाम, शरीर कंप्लीट निर्वाण, सब कुछ समाप्त, शरीर भी समाप्त, कोई पुनर्जन्म का बाधा नहीं, कुछ भी नहीं, और जो मानसिक रूप से तो पहले ही निर्वाण प्राप्ति हो गई थी। तो ये 2 टर्म जो है बस इसको आपको ध्यान में रखना है। नीचे देखोगे बॉक्स बनाकर आपको गुप्त वास्तुकला के बारे में बताया गया है। आपने डिटेल में अपने आधारभूत कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा। सबसे पहले तो गुप्तन पीरियड आप ध्यान में रखिए, 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला का एक समझ लो कि आधार निर्मित हुआ इसमें। मंदिर पहली बार आप देखोगे प्रॉपर तरीके से मंदिर बनने की शुरुआत गुप्त वास्तुकला में ही मिलती है। आप देखोगे जो गुफा वास्तुकला है, आप अजंता एलोरा अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं उसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो। उदयगिरी की गुफाएं, कई सारी गुफाओं के प्रॉपर मतलब गुफा मंदिर भी, गुफा पेंटिंग का भी एग्जाम्पल गुप्त काल से ही हमें देखने को मिलता है। फिर आगे चलकर देखोगे थोड़ा स्तूप के बारे में, मूर्ति कला के संदर्भ में, ये सारी चीजें जो है गुप्त काल में
मतलब एक निश्चित रूप में, एक निश्चित आधार के रूप में विकसित हुई। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, गुप्त वास्तुकला, और एग्जाम्पल्स जो हैं कुछ आप ध्यान में रखिएगा कौन सा गुप्त वास्तु। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भीतरगांव के टेम्पल का दिया गया है। भीतरगांव कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, जिसको सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक माना जाता है, हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर रहा था। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता, जब भी गुप्त कला की बात होगी तो धार्मिक सहिष्णुता बहुत शानदार दिखती है। एक ही साथ जो है आप हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन से संबंधित आपको विभिन्न प्रकार की मतलब जो कला के उदाहरण दिखेंगे। चाहे आप मंदिर स्थापत्य से संबंधित कुछ उदाहरण देखिए, चाहे आप गुफा स्थापत्य जो अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित देखिए, तो ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे जो धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित कर रहे हैं। मूर्ति वास्तुकला, मूर्ति कला में भी आपको और चित्रकला में भी आपको इस धार्मिक सहिष्णुता के रूप दिखेंगे। साथ ही साथ एक क्लासिकल स्तर को, इस गुप्त वास्तुकला की ही अगर हम बात करें तो उसने क्लासिकल स्तर को प्राप्त किया था। उसके संदर्भ में भी आप थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो बोध गया मंदिर, और उसके संदर्भ में हमने थोड़ा बहुत निर्वाण के संदर्भ में, थोड़ा बहुत हमने गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में भी डिटेल में समझ लिया। अगला जो आपका न्यूज आर्टिकल है वो त्रिपिटक से संबंधित है। ये देखो, अगला जो न्यूज आर्टिकल है ये त्रिपिटक से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है अगेन कि कंटेक्स्ट क्या है, करंट में ये चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पेंटोगटन सिनावात्रा, उनके द्वारा जो है एक द वर्ल्ड त्रिपिटक का एक संस्करण भेंट किया गया है, जिसमें कि म्यूजिक भी है और ग्राफिक्स वगैरह भी है। इस तरह सज्जया ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया गया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये कंटेक्स्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्टेटमेंट बना के आपको दिया जा सकता है कि त्रिपिटक जो है ये त्रिपिटक त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और हाल ही में ये दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटन सिनावात्रा द्वारा एक द वर्ल्ड ऑफ त्रिपिटक प्रदान किया गया। तो इस चीज को मतलब ये जो करंट के कंटेक्स्ट है इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी फिर त्रिपिटक के बारे में, त्रिपिटक 3 टोकरियां, बौद्ध धर्म का सबसे बौद्ध साहित्य जो है उसका समझ लो कि एकदम आधार है त्रिपिटक। ठीक है, इसमें तीनों आपको नाम पता होना चाहिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियां, 3 टोकरियां मतलब 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं साहित्य के, बौद्ध साहित्य के। उसको त्रिपिटक कहने का मतलब 3 टोकरियां, 3 अलग अलग आधा, 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो पूरे बौद्ध साहित्य है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है, उसका सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले सूत पिटक है, सूत पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में, विनय पिटक में जो बौद्ध संघ है उसके लिए नियमों की जो चर्चा की गई है वो है आपको विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक जो है ये दार्शनिक आधार है, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो अभिधम्म पिटक में है। आपको बस यही एक एक वर्ड ध्यान रखना है। त्रिपिटक 3 अलग अलग समूह की किताबें हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, विनय पिटक संघ के नियम, और अभिधम्म पिटक दर्शन। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखो एक और चीज, जब भी हमने, याद करो साहित्य के बारे में हमने आधारभूत कक्षाओं में क्या बात किया है कि जब भी हम साहित्य, किसी भी कोई भी साहित्य देखें, धार्मिक साहित्य देखें, धर्मेत्तर साहित्य देखें, हमेशा हमें क्या ध्यान में रखना है कि साहित्य किस भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम यहाँ त्रिपिटक के बारे में बात कर रहे हैं तो त्रिपिटक पाली से संबंधित है, मूलतः पाली में जो थेरवाद से संबंधित, थेरवाद की परंपरा जो प्राचीनतम मतलब बौद्ध का ये समझ सकते हो, रूप समझ सकते हो थेरवाद। थेरवाद पाली, थेरवाद परंपरा से संबंधित है और पाली से संबंधित है। एक और पॉइंट जो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि बाद में जो मूलतः जो है ये मौखिक परंपरा में चला आ रहा था, जो इसका रचनाओं में पहली बार दिखेगा वो श्रीलंका में इसका रचना होगा। इसमें आपको बताया होगा, एक पॉइंट आप इसको भी मार्क करके ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो इसके सबसे नीचे आप देखो बॉक्स में, यहां देखो
ये संकलन दिया हुआ है, ऐतिहासिक संकलन की बात कर रहे हैं। त्रिपिटक का संकलन बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीति में किया गया था। ठीक है, मौखिक, भारत में मौखिक रूप से था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास श्रीलंका में इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, मतलब मौखिक परंपरा भारत में आप देखोगे जो प्राचीनतम ज्ञान की परंपरा रही, अधिकांश मौखिक परंपरा में ही रही। बाद में इसका जो रिटन फॉर्म में संकलन है वो श्रीलंका में ही दिखता है। थेरवाद, मैंने बोला था थेरवाद से संबंधित है, थेरवाद बुद्ध के लिए पाली से संबंधित रही। ठीक है, इसके अन्य संस्करण भी संस्कृत, चीनी, असमिया, तिब्बती में उपलब्ध है। ठीक है, प्रमाणिकता थेरवाद परंपरा में इसके बुद्ध के वचन के रूप में माना जाता है। ये प्राथमिक ग्रंथ है। पहले ही हमने बात किया कि सबसे मूल माना जाता है, मतलब इसमें जो भी बातें कही गई इसको ऐसा बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के ही कथन है। ठीक, आगे चलकर आप देखोगे जो महायान शाखा विकसित होगी, महायान परंपराओं में इस के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ इसमें कहा गया है इसे अतिरिक्त सूत्र, कमल सूत्र के साथ पूरक करती है। ठीक है, बट आप ओवरऑल जो बौद्धिस्ट लिटरेचर है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में आप त्रिपिटक को देख सकते हो। यहाँ पे फिर आपको थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं विनय पिटक में। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक मतलब जो भी बुद्ध की शिक्षा है उससे संबंधित है। इसमें आप देखोगे सूत पिटक जो है बुद्ध की सूत पिटक जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, और विनय पिटक जो है संघ के नियम से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हो, अगर आपके ध्यान में, ऐसे तो बेसिक जो हमने बात किया सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है? सूत पिटक शिक्षा है, विनय पिटक संघ के नियम है, अभिधम्म पिटक दर्शन है। थोड़ा एग्जाम्पल आपसे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा टफ लेवल का सवाल अगर पूछा जाएगा, और आमतौर पर यूपीएससी पूछती है, वो ये उसका फेवरेट एरिया है, तो यहाँ जो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सूत पिटक में आप देखोगे कि इसमें 5 संग्रह पाली में बताया गया, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो ये ध्यान में आपसे एज इट इज कि कौन इसमें से मतलब जो सूत पिटक का हिस्सा है नहीं है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली विनय पिटक के भी कुछ एग्जाम्पल जो है आपको दिए गए हैं, पातिमोक्ष, सुत विभंग, खंडक, ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभिधम्म पिटक के बारे में भी 1-2 एग्जाम्पल, जो कथावत्थु है और धम्म संगिनी है, इसके नाम जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया अपना जो चौथा आर्टिकल था त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक प्रारंभिक जो सबसे मूल मतलब प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ रही, बौद्ध रचनाएं रही, उससे संबंधित है। अगला आर्टिकल है एएसआई। अगला आर्टिकल आप देखो 5वां आर्टिकल है, एएसआई ने तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में चट्टान मंदिर में शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया। ठीक है, अब यही इसके करंट कंटेक्स्ट का भी पार्ट है कि एएसआई द्वारा पुडुकोट्टई जिला में कुछ चट्टान में मंदिरों में जो शिलालेख थे उसका एक तरह से दस्तावेजीकरण किया। आप जो इसके संदर्भ कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ोगे तो दिया हुआ है कि एएसआई के अभिलेख विभाग ने तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के मालईडिप्पडी और पुनावर थामी में मैपलिथो पेपर पर स्टाम्पेज पद्धति का उपयोग कर शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया। ठीक है, काफी, अगर आपने नहीं पढ़ा है, देखो आमतौर पे इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ 2-3 चीजें हैं जो आपको, सबसे पहले जो संदर्भ है उसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो स्टाम्पेज पद्धति ध्यान रखिएगा, बस नाम ध्यान रह गया आपका। मैपलिथो पेपर के बारे में तो आपने आमतौर पे सुन रखा होगा, इन जनरल इसका इस्तेमाल होता है मैपलिथो पेपर का, तो इसको लेके ध्यान, मतलब बहुत दिक्कत नहीं है। स्टाम्पेज पद्धति आपसे एज इट इज चर्चा में कई बार हो जाता है, इस तरह का थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आपके पेपर में दिख जाते हैं, तो ऐसे ही वो सवाल होते हैं। कहीं संदर्भ कुछ चर्चा आया तो आपसे यही मान लो, इस न्यूज आर्टिकल में बाकी चीजें जो है वो नहीं पूछा गया, आपसे सीधे ये पूछ लिया गया कि स्टाम्पेज मतलब स्टाम्पेज पद्धति क्या होता है या स्टाम्पेज पद्धति क्या है, इससे संबंधित पूछ लिया, किससे संबंधित है इसके बारे में। तो बहुत डिटेल में नहीं जानना है आपको, बस इतना जान लो स्टाम्पेज पद्धति किसी अभिलेख पर, पत्थर वगैरह पे कुछ जो अभिलेख लिखे हुए हैं उसका एक तरह से दस्तावेजीकरण, उसको मतलब पेपर पे उकेरने, उसका दस्तावेज बनाने की एक प्रक्रिया है। बस इतना ध्यान में, स्टाम्पेज पद्धति क्या है,
स्टाम्पेज पद्धति जो पत्थर वगैरह पे अभिलेख हैं उसके दस्तावेजीकरण की एक प्रक्रिया है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके डिटेल में होता क्या है मैं वो भी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बट आपसे पूछा नहीं जाएगा। कुछ इसमें होता नहीं, मतलब वेट पेपर, गीला पेपर जो ये आपने इसमें दिया हुआ है, मैपलिथो पेपर, गीला पेपर को समझ लो कि जो चट्टान, जहाँ चट्टान पे कैसे लिखा जाएगा अभिलेख, उकेरा जाएगा, तो उस पे उस गीला पेपर को चिपकाया जाता है, प्रेशर और फिर काफी दबाव दिया जाता है, फिर इंक वगैरह के प्रयोग से एक तरह से समझ लो कॉपी हो जाता है उस पेपर पे, बाद में फिर उसका अन्य तरीके से दस्तावेजीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको स्टाम्पेज पद्धति अभिलेखों के दस्तावेजीकरण की एक प्रक्रिया है, इतना ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, जो इसमें मले डिपड्डी है, इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो इसमें मतलब एक 16वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है जो कि जिसमें चर्चा किया गया है कि सुंदर चोजापुरम और सेल्वुर गांव के बीच एक तालाब की खुदाई के लिए भूमि विभाजन के समझौते का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं चीज़ें, वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको एक तो स्टाम्पेज पद्धति थोड़ा-सा ध्यान में रख लेना है और थोड़ा ये ध्यान में रख लेना है कि जो एएसआई द्वारा तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले से कुछ अभिलेख मिले हैं। अब ये 16th सेंचुरी आम तौर पर आप देखोगे कि पूरा हमने चोल काल में पढ़ा, काफ़ी डिटेल में हमने समझा था कि चोल काल बहुत फेमस किस चीज़ के लिए है? चोल काल बहुत फेमस रहा था अपने जो 2-3, एक तो चोल साम्राज्यवाद को लेके फेमस रहा था और स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहा था। तो ये जो एग्ज़ाम्पल मिल रहा है इस अभिलेख में जो वर्णित है चीज़ें, वो भी इसी चीज़ को स्थानीय ग्रामीण स्वशासन से संबंधित चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सिमिलरली देखोगे जो पुन्नामरवती मंदिर से चीजें मिली है, इसमें बताया गया है शिलालेख मंदिर के गर्भगृह के पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। यह मारवर्मन कुलशेखर पांडेय के शासन के 8वें वर्ष का है। अब इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा। बस अगेन आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो शिलालेख मिले हैं ये क्या बता रहे हैं, ये हमें तमिलनाडु के क्षेत्र में जो तमिल क्षेत्र था, क्षेत्रीय शासन के बारे में, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के बारे में और वहाँ की धार्मिक संरचनाओं के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ जल प्रबंधन से भी संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो आप देखोगे चोल काल में भी हमने पढ़ा, उसके बाद भी आप स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को लेके काफी महत्वपूर्ण रहा था, तो उसी से जुड़ा हुआ ये है। बस आपको इतना ही इसमें इस आर्टिकल में ध्यान में रखना है। ठीक है, मालैडिपड्डी एक बात ध्यान में रखना, और ये मिला है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले से। ठीक है, दूसरा जो एक चीज है जो सबसे आखिर में आपको दिया होगा इंपॉर्टेंस वाला, ये वाला पार्ट ध्यान में रखना। ठीक है, क्षेत्रीय शासन, धार्मिक संरचना, जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक, बढ़े अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित है। जलियांवाला बाग नरसंहार की 106वीं वर्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उसी से संबंधित है ये आर्टिकल। कब हुआ था जलियांवाला बाग कांड? एकदम इसमें मतलब देखो कि कोई भी जितनी भी इस आर्टिकल में बातें दी गई है इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने अपने बेस जो आपकी आधारभूत कक्षाएं हैं उसमें नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सारी की सारी बातें रिपीटेड हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड को अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें ध्यान, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। कब हुआ था? 13 अप्रैल। हम लोग कौन सा करंट अफेयर्स देख रहे हैं? अप्रैल 2025 का। तो 106वीं वर्षी मनाएगी। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया होगा, राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के इसमें। ठीक है, आगे ये बैसाखी के दिन सारी चीजें हमने पढ़ा है इसके बारे में। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सिडनी रॉलेट द्वारा एक काला कानून बनाया गया था जिसमें किसी पर भी शक के बिना पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। कोई भी इसमें अपील, इसको कहा जाता था ना अपील ना दलील ना वकील वाला कानून। इसी के विरोध में जो है बैसाखी, इसी का एक विरोध का नेतृत्व कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। उसके उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके गिरफ्तारी के विरोध में एक आम जनसभा, शांतिपूर्ण जनसभा थी, बैसाखी के दिन था। काफी सारे लोग एकत्रित हो गए थे इसी जलियांवाला बाग में और जनरल डायर द्वारा बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। जो आधिकारिक अंग्रेजों का डाटा है उसमें
379 लोगों के मारे जाने की चर्चा है, यहाँ दिया हुआ भी है। आगे देखोगे इसमें रॉलेट एक्ट के बारे में बताया गया है, हमने बात कर लिया, राजद्रोह अधिनियम था। देखो आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना काफी तेजी से राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ता है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह अधिनियम बनाया गया था, इसीलिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसको रॉलेट अधिनियम कहा भी जाता है। ठीक है, आगे मतलब जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पे ब्रिटिश प्रतिक्रिया जो है, मार्शल लॉ लगा हुआ था। आप देखो गोलीकांड के पश्चात पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। हंटर कमीशन ने जो है इसको मतलब कहा कि भैया ये सही है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा गलती नहीं किया गया था, जनरल डायर द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया, मतलब एक तरह से गलती स्वीकार नहीं किया गया, जो मतलब एक तरह समझ लो कि निहत्थे शांतिपूर्ण जनसभा के लोगों पर निर्ममता पूर्वक जो गोली चलाई गई, इसके लिए माफी भी नहीं मांगी गई थी, और जनरल डायर को इनफैक्ट सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को के बारे में और ध्यान में रखिएगा। अभी भारतीयों द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई थी, एक और कांग्रेस द्वारा एक समिति बनाई गई थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, उसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही में यहाँ एक बॉक्स में आप देखोगे चिट्टूर शंकरन नायर द्वारा, यहां देखो है चिट्टूर शंकरन नायर के बारे में बात किया गया है। इनके बारे में जो CS नायर रहे हैं, इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई, अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी, चर्चा में रही थी काफी, केसरी 2। ठीक है, और ये केसरी 2 का जो फिल्म का आधार है, उसमें जो लीड कैरेक्टर प्ले किया गया है, वो CS नायर के ही पर ही आधारित है, और यही जलियांवाला बाग कांड के विरोध में जो उनके द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, उसी से संबंधित रहा था, इसलिए भी ये चर्चा में है, तो थोड़ा इस संदर्भ से भी आप ध्यान में रख लेंगे। यहाँ पे चिट्टूर शंकरन नायर के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जलियांवाला बाग कांड पे नहीं पूछा सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग, चिट्टूर CS नायर के बारे में जो है आपसे 3-4 स्टेटमेंट देके सवाल बना सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो चिट्टूर शंकर नायर थे, वायसराय की कार्यकारिणी समिति के इकलौते मतलब भारतीय थे उस टाइम। जैसे ही ये हत्याकांड हुआ, उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया, और इसमें इस हत्या के लिए जो है माइकल ओडायर, जो इस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। देखो एक जनरल डायर थे जो सैन्य अधिकारी थे, और जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो भी माइकल ओडायर, दोनों डायर ही थे, दोनों का सरनेम सेम ही था। उनके जो माइकल ओडायर थे, उनके विरुद्ध मतलब हत्याओं का आरोप लगाया था CS नायर ने, जिसके मतलब समझ लो विरोध में जो है डायर द्वारा इंग्लैंड में मानहानि का मुकदमा किया गया था 1924 में। और ये जो अभी फिल्म आई थी जो मैंने आपको बताया केसरी 2, वो इसी मुकदमे पर आधारित रही थी। तो इस मुकदमे के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। इस मुकदमे में जो है जो CS नायर है, इनको मतलब एक सब काफी लंबे टाइम तक ये मुकदमा चला था, लगभग 6 सप्ताह, 5 या 6 सप्ताह तक ये चला था, जो उस टाइम के लिए सिविल मामलों के लिए एक बड़ा मतलब बड़ी बात मानी जाती थी कि इतना लंबा कोई मुकदमा चला। ठीक है, इसमें मतलब जो CS नायर थे, इनको कोर्ट द्वारा जो है जुर्माना इन पर मानहानि के लिए जुर्माना आरोपित किया गया, लेकिन इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जलियांवाला बाग कांड बेसिक जो है जो आपने पढ़ा, और थोड़ा जो ये बॉक्स में CS नायर के बारे में बातें, चिट्टूर शंकरन नायर के बारे में बातें दी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे सवाल बन सकता है। मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्टूर शंकर नायर को श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन जलियांवाला बाग कांड के लिए उनके न्याय के संघर्ष को उजागर किया। ठीक है, वही बातें जो हमने की है उसी से संबंधित है सारा। ये देखो CS नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शिक्षा मंत्री थे, और उस समय एकमात्र भारतीय सदस्य थे। ठीक, गहराई से इससे आहत होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, मैंने बताया जनरल ओडायर जो सैन्य अधिकारी था, और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, हत्याओं के सक्षम करने का आरोप लगाया, मानहानि का मुकदमा हुआ, लंबे समय तक ये मुकदमा चला, ये जुर्माना भी हुआ, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मतलब CS नायर द्वारा माफी नहीं मांगा गया। नीचे देखोगे आप जलियांवाला बाग कांड के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं भी दी गई हैं।
आप जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर थे, उनके द्वारा जो नाइटहुड की उनको उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो वापस कर दी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी को जो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी बोअर युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा, उसको भी महात्मा गांधी द्वारा वापस कर दिया गया। एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ना आप देखोगे टर्निंग पॉइंट मान सकते हो आप। इसके बाद 1919 इनके बाद जो है आप काफ़ी तेज़ी से आप राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी मतलब बदलाव दिखता है। आप एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख सकते हो। मूलतः अगर हम मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, तो वो जो है आपको गांधीवादी आंदोलन का चरण शुरू हो जाएगा और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन भी अपने सबसे पिक पर पहुंचेगा। इसके बाद ही 1919 के बाद 1920 का दशक और 1930 का जो प्रारंभिक वर्ष होंगे, 30 के दशक के प्रारंभिक वर्ष होंगे, उसमें आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी अपने पूरे मतलब चरमोत्कर्ष पर होगा। आप सब जो सबसे प्रमुख क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिसका भी नाम आप देखना चाहो, राम प्रसाद बिस्मिल, इसी काल में रहेंगे। तो 1919 का जो जलियांवाला बाग, 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा, इसको एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देख सकते हो। ठीक है, लास्ट आर्टिकल जो है हमारा, ये स्ट्रक फाउंटेन गुफाओं के संदर्भ में। स्ट्रक फाउंटेन गुफाओं देखो, लास्ट आर्टिकल है ये हमारा। ये है स्ट्रक फाउंटेन गुफाएं। कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस एक चीज ध्यान में रखना कि लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन ये आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ये चर्चा में रहा स्ट्रक फाउंटेन गुफाएं कहाँ हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास है। जोहान्सबर्ग से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्ट्रक फाउंटेन गुफाएं, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर। बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में है स्ट्रक फाउंटेन गुफाएं और जोहान्सबर्ग के। अब ये इंपॉर्टेंट, आपसे सीधे देखो, सवाल अगर कभी भी बनना होगा तो आपसे सीधे चर्चा में रहा स्ट्रक फाउंटेन गुफाएं क्या है, क्यों है, ऐसे ही मतलब कहाँ है, क्या है पे नहीं जाएगा। चर्चा में रहा है, अब कहाँ है, बस लोकेशन। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास है। अब देखो, एक तो चीज आप ध्यान में रखोगे अगेन कि 1999 में इसको 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे जो है ना, इसको मतलब इसका इम्पोर्टेंस बस यही है कि इन्हें विश्व में मतलब प्राचीन मानव के जीवाश्मों के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक माना जाता है। इसको समझ लो कि मतलब जो मानव का ये है उत्पत्ति है, उसका एक तरह से पालना के रूप में इस गुफाओं को देखा जाता है। यहाँ काफी मतलब जो प्राचीनतम मानव, जो मानव के इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन की बातें हैं, प्रारंभिक मानव से संबंधित कई सारे मतलब आपको एग्जाम्पल हमें यहाँ दिखते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो बस डिटेल में चीज़ें आपसे नहीं पूछे जाएगी, बस आपको इतना ध्यान में रखना है स्ट्रक फाउंटेन गुफा कहाँ है, बस लोकेशन आपको ध्यान में रहेगा। सवाल आपसे बस लोकेशन, मुख्य परीक्षा में कोई सवाल बनने की संभावना नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे बस लोकेशन कहाँ है ये ध्यान में आप रख लोगे, चीजें आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो एक विशेष आलेख था, वो भी, साथ ही साथ न्यूज इन शॉर्ट के जो 7 आर्टिकल थे उसको भी हम लोगों ने क्रमवार रूप में देखा। ठीक है, अगले खंड में हम जो है पर्यावरण से संबंधित जो बातें हैं उस पर, पर्यावरण से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।